प्रति है, इससे हमने 2-3 भागों में नहीं बांटा था। तो इसका पहला पार्ट जो हमने बांटा था, हमने क्या कहा था, हमने कहा था भाई हमारे पास ऐसी मिसाइल हो सकती है जिसे हम क्रूज बोलेंगे, या हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। दो मिसाइलें हो सकती है, क्रूज एक बैलिस्टिक। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स में अंतर देखने के लिए आपको दो चीजें समझनी है। ये जो मिसाइल है ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे चलती है? जेट इंजन टेक्नोलॉजी पे चलती है। किस पे चलती है बच्चों? जेट इंजन टेक्नोलॉजी पे चलती है। जेट इंजन टेक्नोलॉजी का मतलब है ये कभी भी एटमॉस्फेयर नहीं छोड़ेगी। मैम ये एटमॉस्फेयर क्यों नहीं छोड़ेगी? क्रूज मिसाइल एटमॉस्फेयर से ऊपर क्यों नहीं जा सकती? जेट इंजन टेक्नोलॉजी पे चल रही है और एटमॉस्फेयर नहीं छोड़ेगी। मैंने दोनों आंसर वहीं पे दे दिए। क्यों नहीं छोड़ेगी बताइए? पहले बेसिक तो पता हो, मिसाइल तो बाद में उड़ाएंगे। अरे मान लो देश में सब निपट गए, हम ही 4 बचे और कहा चाइना पे अटैक कर दो। मैडम ने ब्रह्मोस चला दी, इंडिया पे ही अटैक हो गया। इन्होंने ब्रह्मोस दाग दी। ब्रह्मोस की टोटल रेंज है 400 किलोमीटर। यहां से पटना पहुंचे, उड़ गई। बाद में सबने कहा सॉरी 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 सॉरी, हमको पता नहीं था ये वाली नहीं चलानी। फिर हमने कहा काठमांडू उड़ाओ, नेपाल बदतमीजी कर रहे। अब इन्होंने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल उड़ा दी, ये बीजिंग उड़ाए, नया युद्ध चालू हो गया। तो पहले मिसाइल तो पता हो क्या काम करती है। देखिए जब मैंने वर्ड लिखा, बेटा ध्यान से समझ लो, जब मैंने वर्ड लिखा जेट इंजन टेक्नोलॉजी, कल पढ़ाया था आपने, ध्यान नहीं दिया। जेट इंजन टेक्नोलॉजी क्या होती है? जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेती है। वायु क्यों नहीं छोड़ सकती जेट इंजन? प्लेन क्यों हवा से ऊपर नहीं जा सकता? एक लिमिट है ना, जहां तक ऑक्सीजन है वहीं तक जाएगा। क्रूज मिसाइल एग्जैक्टली जेट इंजन टेक्नोलॉजी पे चलती हैं, तो ये एटमॉस्फेयर छोड़ेंगे तो इनको ऑक्सीजन बंद करने को मिलेगा नहीं, मिसाइल वहीं पे हो जाएगी बंद, और जहां पे होगी वहीं पे सट्ट से नीचे गिर जाएगी। जो अभी एयर इंडिया के साथ हुआ था, दोनों इंजन बंद हो गए, धड़ाक से नीचे आ गए। उसको मतलब नहीं कहाँ गिर रही है, ना का सब गाड़ा दी कहीं पे भी। और जो बेचारे खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा था चिकन बिरयानी बना, उन्हीं की बिरयानी बन गई बेचारे। क्यों? क्योंकि इंजन ने धोखा दे दिया हम लोग। ठीक, यहां पर इंजन में क्रूज मिसाइल जो होती है, क्रूज मिसाइल एटमॉस्फेयर भी लेती है, लो एल्टीट्यूड में उड़ती है और एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, और ये फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी को फॉलो करती है। मतलब अगर आप एक बार इसे आपने फायर कर दिया तो आप इसको रोक नहीं सकते, भूल जाओ। मिड पाथ में इसका रास्ता भी नहीं बदल सकते। अगर मैंने तुम्हारे ऊपर दागी है तो इनको नहीं जाएगी, तुम्ही को मार के आएगी। ये इसका रूल। ये मिड पाथ में कोई भी चीज बदलती नहीं। क्रूज मिसाइल क्या होती है? किसी ऑब्जेक्ट को, किसी हीट को फॉलो करते हुए चलती है और उसी टारगेट को उड़ाती है, भले वो कैसे नाच रहा हो। वो जैसे नाचेगा क्रूज मिसाइल उसी के पीछे पीछे भागती रहेगी। किसी ने पार्टनर मूवी देखी है? पार्टनर मूवी देखी है सलमान खान वाली, जिसमें वो स्की डाइविंग कर रहा होता है और एक मिसाइल पीछे आ जाती, गो बेबी गो। नहीं देखी पार्टनर मूवी? नहीं देखी तुम लोग? पार्टनर मूवी देखना कभी। उसमें वो मिसाइल से पीछे क्यों नहीं बढ़ पाता? क्योंकि गो बेबी गो उसी के पीछे जाएगी जिस टारगेट को उसने एक बार डिटेक्ट कर लिया। तो क्रूज मिसाइल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्रूज मिसाइल हमेशा क्या करती है बेटा? एक टारगेट को डिटेक्ट करती है, उसके साथ चलती है। तो क्रूज मिसाइल हमेशा एटमॉस्फेयर के अंदर रहती है। अगर आपको प्रिसाइज और स्मॉल टारगेट्स बीट करने हैं तो आपको क्या चाहिए? तब आपको क्रूज मिसाइल चाहिए, और हमारी इंडिया बहुत सारी क्रूज मिसाइल्स बनाती है। ठीक, फिर हम आते हैं बैलिस्टिक मिसाइल में। बैलिस्टिक मिसाइल की खास बात क्या होती है बेटा? मैंने कल भी बताया था कि हमारी कंट्री को स्क्रैमजेट इंजन की टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं दी जा रही थी कि इसरो को जरूरत थी, इसलिए नहीं दी जा रही थी, इसरो के साथ डीआरडीओ भी यूज कर ले। इसमें क्या होता है? हमारी धरती के सरफेस आपने अगर देखी हो बच्चों, ऐसे होती है, ऐसे। करंट में कल मैं आपको स्पेस एक्स का जो ट्रांसपोर्टेशन का नया मेथड है वो पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा। तो इसने क्या किया है, उसने कहा है वो ऐसे एयरपोर्ट पानी में बना रहे हैं। ठीक, आप यहाँ से जाइए, उसका स्पेस एक्स का रॉकेट होगा ऐसे, इसमें आप यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे सब चढ़ जाएंगे। मान लीजिए न्यूयॉर्क से आपको टोक्यो जाना है, तो वो क्या करेगा? वो आपको रॉकेट से ऊपर ले जाएगा, अंतरिक्ष में यहाँ पे फ्यूल जाएगी, कैप्सूल जाएगी, उसके बाद ये निकल के यहाँ पे आपको लैंड कराएगा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से। न्यूयॉर्क से टोक्यो का डिस्टेंस पता है कितना है बेटा? कायदे से कितने घंटे लगते हैं? 22 से 28 घंटे। ये पता है कितने मिनट में पहुंचाएगा?
22 मिनट। इसका मतलब समझ लो, अगर आपको किसी जगह पर अटैक करना है तो प्लेन की तरह सीधे चलोगे तो भाई क्रूज मिसाइल को कितना इंजन दे दोगे, जब फिर ईंधन खत्म होगा दौड़ के भरोगे जाके, पॉसिबल नहीं। तो हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो हवा से ऊपर जाए और सीधे उस टारगेट पे सर्कुलर पाथ में आ जाए। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको दो चीजें चाहिए, एक चाहिए इंडो, एक चाहिए एक्सपो। इंडो मतलब हो गया इंटरनल एटमॉस्फेयर, एक्सपो मतलब हो गया एटमॉस्फेयर के बाहर। जब हम इस मिसाइल को बेटा छोड़ते हैं तो ये क्या करेगी, ये मिसाइल ऐसे चलेगी, ठीक, इसके बाद ये एटमॉस्फेयर छोड़ देगी, फिर ऐसे चलेगी, इसके बाद दोबारा एटमॉस्फेयर में आ जाएगी और टारगेट को हिट कर देगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको 2 से 3 इंजन टेक्नोलॉजी चाहिए। यहीं पर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए स्पेस इंजन टेक्नोलॉजी। जो स्पेस इंजन की टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर यूज हो रही है। कैसे यूज हो रही है, यहाँ पर हम स्क्रैम जेट इंजन यूज कर रहे हैं। कौन सा इंजन यूज कर रहे हैं, स्क्रैम जेट, जो क्या करता है, किसी भी इंजन को चलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जब स्पेस में हम जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना खुद का ऑक्सीजन लेके जाते हैं, जिसको बोलते हैं लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन। इन दोनों को जलाया जाता है। इस इंजन की टेक्नोलॉजी को हम स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो मैं स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ा चुका हूं। अब याद आ रहा है कुछ? तो सर्कुलर पाथ में कोई भी चीज चलती है तो बैलिस्टिक मिसाइल होती है और ये लंबे डिस्टेंस को कवर करती है। इसकी दूरी ज्यादा लंबी होती है। जब ये फ्लाई करेगी तो ये छोटी रेंज नहीं लेगी, लंबी से लंबी रेंज उड़ा के आएगी। और बैलिस्टिक मिसाइल्स दुनिया में ज्यादा खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल में आप नॉर्मल बम भी डाल सकते हो, न्यूक्लियर वेपन भी डाल सकते हो। और गलती से आपने उसे इंटरसेप्ट नहीं किया बीच में तो फिर वो आपको इंटरसेप्ट कर देगी। भाई मान लो मैंने तुम्हें कुछ फेंक के मारा, तुमने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, फोफड़ा फटा। इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा ना। ज्यादा क्या होगा, मिसाइल यहां गिरेगी, हम लोग भाप बन जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते। उससे ज्यादा क्या बुरा होगा, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। हमें पता ही नहीं चलेगा, मर गए। फिर थोड़ी देर बाद हम सबकी आत्मा यहाँ बैठी होगी। इन लोगों की आत्मा होती ही नहीं, लोग खत्म हो चुके होंगे, हम लोग खड़े होंगे, ना बोर्ड होगा ना बिल्डिंग होगी, हवा में तैर रहे होंगे लोग। इससे बड़ा तो कुछ नहीं होगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ ये प्रॉब्लम है। फिर मैंने कल आपको डिस्टेंस के बारे में बताया था, ठीक। यहीं से हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जहां पे हम डिस्टेंस पे रुके थे उसी डिस्टेंस पे अब हम लोग जाने वाले हैं। तो अपनी धड़कनों को थाम लीजिए क्योंकि आने वाला है आपका करंट अफेयर्स। और ये करंट में भी आएगा, साइंस टेक में भी आएगा। इसमें आज हम लोग सारी डिटेल, आज से कल 2 लेक्चर्स लगेंगे, एक लेक्चर में खत्म होने वाला नहीं। क्लियर बता दिया, ठीक। देखिए पहले हमने जो लिखा है वो क्या लिखा है, सरफेस टू एयर मिसाइल। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले हम बात कर रहे हैं सरफेस टू एयर मिसाइल की, कि सरफेस टू एयर कौन कौन सी मिसाइल चलती है। अब सरफेस टू एयर का मतलब क्या होता है, क्या होगा बेटा सरफेस टू एयर, ये जमीन है, जमीन से हवा में किसी टारगेट को मार देना। सरफेस से एयर की तरफ जाना मतलब भूतल से हवा की तरफ जो मिसाइल चलेगी, जमीन से छोड़ी जाएगी, हवा में टारगेट करेगी, तो सरफेस टू एयर हो गई। एक होती है सरफेस टू सरफेस, तो इसका मतलब ये नहीं जमीन खोदते हुए जाती है, ये गलतफहमी मत पालना, वो भी हवा में जाके सरफेस पे मार करती है। एक एयर टू सरफेस होती है, वो हवा से जमीन पे छोड़ी जाती है ना। तो ये क्या है, सरफेस टू एयर है, मतलब अगर कोई हवा में खतरा आता है तो इन मिसाइलों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हें ऊपर एक मिसाइल दिख गई तो अब तुम ब्रह्मोस थोड़ी ना छोड़ सकते हो, तब तुम्हारे पास ये वाली मिसाइल हो जो ऊपर उस टारगेट को पकड़ेगी। हर एक मिसाइल की टेक्नोलॉजी अलग है। तो ये हमारी वो मिसाइल है जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिन्हें सैम बोलते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आकाश है, जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर। अब सर बस इतनी, भाई इतने ऊपर ही खतरा दिखेगा, तुम्हारी आंखें इतनी मजबूत भी नहीं है कि तुम 200 किलोमीटर दूर देख लो। हम तुम्हें 25 किलोमीटर दूर दृष्टि के रनवे पे खड़ा कर दें, आपको वो भी तमीज से नहीं दिखेगा। कुछ लोगों को तो 2 किलोमीटर भी नहीं दिखेगा, 500 मीटर भी नहीं दिखेगा। एक्सेप्शन ऑलवेज देयर, जो 4 आंखें पहनते हैं उनको तो कभी कभार 100 मीटर भी नहीं दिखता, वो बात अलग है। बट यदि आपको हम खड़ा कर दें 25 किलोमीटर आगे तो क्या होगा, नहीं देख पाओगे। तो 25 किलोमीटर एक बहुत अच्छी रेंज है, मीडियम रेंज होता है। इसको किसने बनाया है, DRDO ने डेवलप किया है। किसने किया है बेटा इसे डेवलप, DRDO ने डेवलप किया है। DRDO कौन है, ड्रग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप लोग ड्रग वाला मत समझ लेना, ये कौन है,
डीआरडीओ कौन है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इसे डेवलप किया डीआरडीओ ने। इसके बाद आता आकाश एनजी, आगे एनजी लग गया। अभी इसकी डिटेल पढ़ेंगे। इसका 40 से 50 किलोमीटर इसको अपडेट कर दिया। मैं पहली जनरेशन था, जब मैं पैदा हुआ तो मैं खो खो कबड्डी सब खेलता था। फिर आप लोग पैदा हुए, सेकंड जनरेशन। अब जो ये नेक्स्ट जनरेशन आई है ये बहुत एडवांस है। ये पैदा होते हैं फुंतुड़ू पकड़ लिए फ़ोन। हम लोगों के टाइम पे फ़ोन का ग्रोथ हुआ, मतलब जब हम लोग पैदा हुए थे तो हमारे यहाँ लैंडलाइन नहीं होता था, मोहल्ले में एक लैंडलाइन होता था, उनके यहाँ कॉल आता था, वो रिसीवर रखते थे, कहते 5 मिनट करना, घर जा रहे हैं, नाक भैया आपका फ़ोन आ रहा है। फिर हम लोग उनके घर जाते थे, मित्तल अंकल के यहाँ इंतजार करते थे, फिर हमारा फ़ोन आता था, हाँ भैया बोलो। वो पहली बार रिसीवर उठा के ऐसे लगा के ऐसे लगे, मजा आती थी। जिंदगी में पहली बार वाला फ़ोन उठाया। फिर धीरे धीरे BSNL ने सबके घरों में लाइन दे दी, 290 रुपये लेते थे महीने, आपके घर पे लाइन आ गई। फिर एक फ़ोन होता था, पूरा घर वहीं पे खड़ा होता था फ़ोन पे, ना 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 ऐसे टोन आती थी, टिंग 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 टिंग, भाग के आते थे हम लोग फ़ोन उठा, हेलो हाँ मामा बुला रहे, अम्मा आओ बतिया लो। फिर हम भी बतियाएंगे। अब सबको रिसीवर उठाने का शौक था, वो जनरेशन खत्म हुई। फिर आई एक जनरेशन काले वाले बटन वाली, मतलब जो ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोन जो आजकल लोग छूते नहीं हैं, वो हम लोगों के लिए उस टाइम पे हीरा था। क्यों? क्योंकि जेब में रख के हम पहली बार बिना वायर के घूम सकते थे। हम बाहर हैं तो पापा पता चल जाता था पापा लड़का का है, और लड़के को पता है पापा का है, क्योंकि फ़ोन पॉकेट में था। रास्ते में भी वो पहला बंडर हमारे लिए आया। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो नोकिया आ गया, कनेक्टिंग पीपल्स, ऐसे हाथ जोड़ते हुए। अब वो कनेक्टिंग पीपल आया तो वो पहली बार फ़ोन लाए जिसकी मेमोरी पता कितनी होती थी, हंसोगे, 512 MB। इतना बड़ा मेमोरी कार्ड था, 512 MB होती थी। और उसमें हम लोगों को इतनी छोटी स्क्रीन मिलती थी, बाहर से कैमरा होता था, फोटो खींचते थे, घिर घिर घूमती थी, फिर आती थी फोटो, और अगर वो इसमें खोल दो तो फट जाएगी। फिर वो जनरेशन आई, फिर उसमें गैलरी के लिए इस तरीके की बटन बनी होती थी, कभी आपने नहीं देखा होगा तो जनरेशन ये होती है, ऐसे गैलरी में बटन बनी होती थी। आ भैया जल्दी आ, ये तो आज नेक्स्ट जनरेशन बोर्ड भी है, हम लोग टाइम पे तो ये भी नहीं होता था, टीचर खड़िया फेंक के मारता। ऐसे गैलरी की बटन बनी होती थी, इसको हम दबाते थे तो गैलरी खुलती थी, फिर उसमें हम लोग फोटोज ढूंढते थे अपने। अच्छा, उसको मोबाइल में ट्रांसफर करने का, लैपटॉप पे ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं होता था। फिर आगे जमाना आया, फिर रोटेशन वाले फ़ोन आ गए, मतलब जो आज तुम देख रहे हो ऐसे 360 कैमरा घूम जाता था, मतलब उसमें सेल्फी लेने के लिए आप कैमरा आगे पीछे कर सकते थे। सैमसंग का आता था 360 रोटेशन कैमरा, मतलब वो कैमरे में ऐसे लीवर था घूमने का। उस टाइम पता कितने का फ़ोन था? 28,500 रुपये का। ईयर बता रहा हूँ 2001। वो 28,500 का पहली बार फ़ोन लिया 2004 में। लखनऊ में ऑलमोस्ट 3-4 लोगों के पास होता था, ऐसे फ्लैप होता था, खोलो, मतलब फ़ोन आता था, ऐसे खोलो हेलो, अपने आप उड़ जाता था, बंद करो कट जाता था, लो बंडल लगता था। कैमरा इधर घुमाओ, सेल्फी उधर घुमाओ, दो आपकी फ़ोटो। वो लोगों यूँ नहीं लगा क्योंकि स्क्रीन इतनी बड़ी हो गई। फिर धीरे धीरे एक फ़ोन आया जिसको बोलते थे माइक्रोसॉफ्ट था, माइक्रोफोन था, क्या था, माइक्रोमैक्स आया। माइक्रोमैक्स एक फ़ोन आया ग्रेविटी वाला, मतलब इधर भी स्क्रीन इधर भी स्क्रीन, आप दोनों साइड से यूज़ कर सकते हो। उसमें एक प्लास्टिक देते थे, उससे वो टच चलती थी, और इतनी मस्त टच थी कि आधे घंटे दबाओ कुछ होता ही नहीं था। मतलब आप इधर भी कैमरा, इधर भी माइक, इधर भी माइक, इधर भी कैमरा, तो कान ऊपर नीचे कुछ भी कर लो, ऐसे घुमाओ तो भी, ऐसे घुमाओ तो भी। वो यूनिक था, वो लिया गया। फिर धीरे धीरे जब 2008 आया तो आ गया एप्पल पहले वाला 4। इतना बड़ा चार्जर था उसका भाई साहब, जितना बड़ा नीचे था उतना बड़ा चार्जर ऐसे घूम के लगता था, और एक बटन थी, और पहली बार वो उंगली से छूने वाली स्क्रीन जिंदगी में पहली बार वर्ल्ड ने देखी थी। तो नेक्स्ट जेन आ गया ना, टेक्नोलॉजी बढ़ी, आज ऐसी टेक्नोलॉजी सबके हाथ में उंगली से छूने वाले फोन हुआ ना। तो टेक्नोलॉजी समय के साथ आती है, तो आप नेक्स्ट जनरेशन हो। ये पहली जनरेशन थी आकाश। जब ये आया तो इसने कहा कि भाई हम मीडियम रेंज है, हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, और डीआरडीओ ने डेवलप किया था, इसके लिए रडार सिस्टम इसमें लगा नहीं था, ये खुद कुछ नहीं कर सकता। इसको कहा बेटा ऊपर जाओ, तो उसे 25 किलोमीटर ऊपर जाना है, प्लेन मिला, रॉकेट मिला, ठीक नहीं मिला, चिड़िया हिट कर देगा, इसको फर्क नहीं पड़ता, सामने जो मिलेगा उड़ा देगा, कोई नहीं मिला खुद ही उड़ जाएगा, ठीक। पर नेक्स्ट जेन आया, अब इसमें क्या लगा है ध्यान से समझो, एक्टिव रडार होमिंग, ARH। ARH का काम क्या होता है बेटा, इसमें एक छोटा सा चिप मॉड्यूल लगाया जाता है जो अपने टारगेट को नेविगेट कर सकता है। अगर आपने इसको छोड़ा और आपकी ये मिसाइल ऐसे थोड़ा आगे बढ़ गई तो यहां नहीं जाएगा, ये घूम जाएगा, आओ बेटा तुम्हें मारे बिना मैं नहीं आऊंगा, तो उसे मारने जाएगा ही जाएगा। तो एक्टिव रडार होमिंग लगी इसमें, तो नेक्स्ट जेन हो गया। इसके बाद आया बराक 8। अब इसकी रेंज हमने 70 से 100 किलोमीटर कर दी, हमने कहा 70 से 100 किलोमीटर रहेगा।
और ये MR और LR सेम था, मतलब मीडियम रेंज और लोअर रेंज क्या था, सरफेस टू एयर मिसाइल थी। ये किसके साथ मिलकर बनाया हमने, इजराइल के साथ, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, इसके बाद हम लाए क्या, QRSM। QRSM जब लाए तो ये क्या था, शॉर्ट रेंज थी 25 से 30 किलोमीटर। ये मोबाइल और क्विक रिएक्शन है। अगर आपके पास मिसाइल आ रहा है तो मिसाइलों के लिए परमिशन वाला जेब में रख के घूमो, इतना छोटा, मतलब मोबाइल, मतलब जेब वाला मोबाइल नहीं, एक ट्रक होता है उसमें माउंटेड होते थे वहां से जाता था। फिर हम लाए VLSRM, इसकी रेंज हमने बढ़ा दी। ठीक है, वर्टिकल लॉन्चिंग ऐसे। ठीक, ये नेवल है, ये किस पे है, नेवल में लगा हुआ है और ये वर्टिकल लॉन्चिंग करता है। ठीक, VL का मतलब ही क्या हो गया, वर्टिकल लॉन्चिंग। ठीक, इसके बाद S-400 आप सबको पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुदर्शन चक्र इंडिया का। इसका टाइटल हमने क्या दिया अभी रिसेंटली, सुदर्शन चक्र है भारत का। और S-400 जो है ये 400 किलोमीटर की रेंज देता है। ये S-400 है। अब उसने क्या बना लिया रशिया ने, S-500। आने वाले टाइम पे S-600, हम S-400 ही खरीदेंगे भाई। हमको लगता है 400 किलोमीटर खतरा दूर बहुत है, मार देंगे बवाला, खत्म, रडार में मिला, टाइम 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 हुई, खत्म। ऐसा नहीं, 600 किलोमीटर पहले मार दो, इससे अच्छा होगा 2000, 5000, 10,000, 1 लाख किलोमीटर दूर मार दो। चाइना सोचे भर की मिसाइल दागनी है, तुम्हारा S-55,000 उड़ाया है क्या भैया, दाग के दिखाओ। ऐसा होने लगे कितना मजा है ना। उन्होंने सोचा हमारी मिसाइल छूट गई और पता चला उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया, हमारी मिसाइल वहीं चलेगी, तभी तो दिक्कत होगी। जैसे कभी गुस्सा आती है ना, आज इसको मार ही डालेंगे, फिर थोड़ी देर में गुस्सा आपका शांत हो जाता है। S-400 वैसी नहीं है, एक बार अगर मारने गई तो मारे के आएगी, फिर वो पीछे नहीं पलटती है ना। तो इन्होंने एक रेंज बना रखी है और ये रेंज कभी काम करती है। अभी एयर डिफेंस पढ़ाएंगे तो समझाएंगे ये रेंज क्यों काम करती है। पहला मिसाइल सिस्टम समझ में आया। दूसरा है एयर टू एयर मिसाइल। आम सीजन है आम का, है ना, तो ये एयर टू एयर मिसाइल है, आम वाली मिसाइल है। एयर टू एयर मिसाइल का मतलब क्या होता है, जो हवा से हवा में मारे, प्लेन में लगा दी, प्लेन से प्लेन में ढाई 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 कर रहे हैं, ठीक, वाला गेम खेल रहे हैं। तो इसमें पहली है अस्त्रा M की, रेंज 110, 160, 300, BVR टाइप है, इंडिजीनस है, रडार गाइडेड है, मतलब इसमें रडार लगा हुआ, रडार की गाइडेंस है। इसके बाद है MICA, रेंज इसकी 60 किलोमीटर है, IR और रडार पर है, और ये सिर्फ राफेल पे लगती है। याद रखना, MICA किस पे लगेगी, मात्र राफेल पे लगेगी, बाकी किसी एयरक्राफ्ट पे नहीं लगा सकते। MCQ सीधे पूछा जाए ये और कहाँ लगा सकते हैं, तो बेटा कहीं और नहीं लगा सकती, सिर्फ राफेल पे माउंट हो सकती है। इसके बाद है मैटोर 200 किलोमीटर जाती है, BVR है, इंपोर्ट किया गया UK से, UK फ्रांस ने हमको दिया राफेल पे लगाने के लिए। इसके बाद हमारे पास पाइथन 5 है, 20 किलोमीटर रेंज है, IR होमिंग है, ठीक है, और मतलब इंटीग्रेटेड रडार होमिंग जो पीछे पड़ा था, शॉर्ट रेंज है, छोटी रेंज है, मतलब जैसे सामने प्लेन आ गया तो 20 किलोमीटर दूर प्लेन उड़ा दो। मतलब ये वाली जो मिसाइल होगी माइक्रो सेकंड में छोड़ने वाली है, क्योंकि प्लेन 1 मैक स्पीड पे चलते हैं, मतलब समझ रहे हो, 20 से 30 किलोमीटर माइक्रो सेकंड में गायब हो जाते हैं। प्लेन भी 1 मैक, 2 मैक, 1.8 मैक तक चलते हैं ना, मतलब साउंड की दुगनी रफ्तार से। तो भाई उनमें मिसाइल 20 किलोमीटर पार करने में कितना समय लगेगा उन्हें, मतलब जितना समय मेरी आवाज आप तक पहुंचने में लग रहा है उतना ही समय लगेगा। सो यहां पे थोड़ी आपको एक्टिवनेस चाहिए। फिर एयर टू सरफेस मिसाइल, ये भैया हवा से नीचे छोड़ी जाती है, ठीक। इसमें पहला है रुद्रम 1, 2, 3, 200, 300, 550 किलोमीटर, एंटी रेडिएशन है, टारगेट एनिमी रडार से। ये एंटी रेडिएशन है। एंटी रेडिएशन का मतलब क्या हो गया, अगर ये रेडिएट नहीं करेगी तो रडार क्या पकड़ता है, रेडिएशन। जब ये हीट ही नहीं पैदा करी तो रडार पकड़ ही नहीं पाएगा, उड़ा देगा रडार जाके, ठीक। इसके बाद है ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड, 290 से 600 किलोमीटर है, एंटी शिप ग्राउंड है, सुखोई में लग सकती है। सुखोई क्यों लग सकती है, क्योंकि ये भी रशिया का बनाया हुआ है, इसकी टेक्नोलॉजीज ब्रह्मोस को माउंट करा सकती है, ठीक। इसके बाद आता है बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में पहला होता है एक्सो एटमॉस्फेरिक, दूसरा होता है इंडो एटमॉस्फेरिक। एक्सो का मतलब क्या होता है, जिसमें पैड है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये एटमॉस्फेयर से बाहर भी जाएगा, एल्टीट्यूड इसका 80 से 150 किलोमीटर हो सकता है, और इंटरसेप्टर मिसाइल है, मतलब इसे पकड़ा जा सकता है। इसके बाद
इंडो एटमॉस्फेरिक में क्या होता है, 15 से 30 किलोमीटर एल्टीट्यूड ऊंचाई तक जा सकता है, ये भी इंटरसेप्टर होता है। इसके बाद AD1 AD2 ड्यूअल रोल है, 1500 से 5000 किलोमीटर जाएगा। अभी ये ट्रायल और डेवलपमेंट में, अभी ये हमने लॉन्च नहीं की है। इसके बाद आता है हमारा एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल। टैंक का मतलब क्या होता है, सबको पता है क्या करती है टैंक? टैंक क्या होती है? अरे भैया इससे इसी क्वेश्चन का पूछे, ये तो वही होगा, हमने तो उसी बंदूक की नली का होते हैं, तो गोल गोल ढांचा होता है, उससे ठाए से गोली आती है और कोग लग जाती है, ये बंदूक की नली होती है। टैंक क्या होती है? टैंक दुश्मनों की होती हैं जो गोला बारूद बरसाती हैं, सुरक्षा कवच की ढाल में रहती हैं, उसमें बंदूकों की गोलियां असर नहीं करती। उसमें ग्रेनेड फेंकने के लिए भी वही बॉर्डर वाली मूवी बनेगी, जब वो एक्टर दौड़ते हुए जाता है, उसकी टंकी खोलता है, उसमें डालता है और कूद जाता है, तो टैंक उड़ती है। अंदर जाए वो टैंक पलट गई, उड़ी तब भी नहीं। तो ऐसी कोई मिसाइल बनाई जाए ना जो टैंकों को भेद दे। तो टैंकों को भेदने वाली जो मिसाइलें हैं उनका नाम है, पहली है नाग, इसकी रेंज है 4 से 7 किलोमीटर, लैंड पे चलती है, थर्ड जेन फायर एंड फॉरगेट है। इसके बाद हेलिना या ध्रुवस्त्र 7 से 10 किलोमीटर, हेलीकॉप्टर से फेंकी जाती है, नाग का दूसरा वेरिएंट है। इसके बाद सैंड 15 से 20 किलोमीटर, एयर से लॉन्च की जाती है, स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटीज पे, मतलब जब जरूरत पड़ेगी तब आएगी, वरना पड़ी रहेगी। इसके बाद आता है MPATGM, ये 2.5 से 4 किलोमीटर है, मैन पोर्टेबल है, मतलब हाथ में लेके घूमो, और इन ट्रायल है अभी। इसके बाद अमोघ है 2.5 से 3 किलोमीटर, लैंड से छोड़ी जाती है, अंडर डेवलप्ड है। तो अभी ये दोनों जो हैं ये अभी तक नहीं है, ये अभी अंडर डेवलप्ड। इसके बाद आती है एंटी-शिप मिसाइल। एंटी-शिप मिसाइल का मतलब क्या हो गया? जो जहाजों को उड़ाए। ठीक, सब लिखा तुम्हारे पास जितना बड़ा है, तो काय नहीं PDF दे, हम तो कॉपी भी लाए थे, हम सोचा बढ़िया से लिखोगे सजा के तुम लोग। ठीक, इसमें पहली है एंटी-शिप में ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का जो कौन सा वेरिएंट है, जो नेवल शिप एयर सबका है, 290 से 600 किलोमीटर रेंज है, शिप एयर लैंड सब में जाती है, सुपरसोनिक है। इसके बाद NASM-SR है, 55 से 100 किलोमीटर है, नेवल के लिए, इन ट्रायल्स है। इसके बाद लक्ष्यम है 300 से 500 किलोमीटर, हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, सुपरसोनिक है ये हाइपरसोनिक होगी, अभी भी अंडर डेवलप्ड है, अभी ट्रायल में चल रही है। ये आ जाएगी 50-60 साल बाद आ जाएगी, हम लोग मरने से पहले हम लोग पढ़ा देंगे। ठीक, इसके बाद इंपोर्टेड सिस्टम कौन सा है, इसका भी S-400 ट्रम्प, ये जो है सैम है, शॉर्ट, ठीक है, और रेंज है जिसकी हमें कुछ पता नहीं है अभी, क्योंकि इन्होंने बताई। अब आते हैं इंडिया की अग्नि मिसाइल को इन डिटेल में पढ़ने में। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6, अग्नि 7, अग्नि 8 जो बनती जाएंगे हम डालते हैं। अभी अग्नि 6 तक गए ट्रायल में। ठीक, तो आइए इनके बारे में हम बात करते हैं। ये देखो, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी। अब ध्यान से देखो, इंसान की हाइट होती है 1.8 मीटर, मिसाइल की हाइट देखो। जो पहली मिसाइल भी बनाई थी वो कितने हाइट में इंसानों को ले जाएगी, कितने इंसान इसमें जोड़ सकते हो बताओ बेटा, बताओ। पहला इंसान, दूसरा इंसान, तीसरा इंसान, चौथा इंसान, पांचवा इंसान, छठा इंसान, सातवां इंसान, आठवां इंसान, तुम आगे लो। पहली मिसाइल ही 9 इंसानों से ऊंची थी। दूसरी की हालत देख लो, तीसरके की देख लो, और लास्ट वाले की तो हालत है ना पूछो। मतलब बेचारी खुद सीधी खड़ी हो जाए बहुत बड़ी बात है, ज्यादा लंबी नहीं हो गई। बट क्यों हो गई लंबी? क्योंकि इनको फ्यूल चाहिए, इनको फ्यूल मिलेगा तभी तो रेंज कैसे बढ़ती है किसी भी चीज की? बैटरी वाली गाड़ी आती है आज की डेट में, एक गाड़ी की रेंज होती है 90 किलोमीटर, दूसरी की होती है 290। कैसे हो गया बताओ? बैटरी पैक की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, वो ज्यादा चार्ज करती है, ज्यादा बैटरी होती है, और जिसकी रेंज ज्यादा होगी वो ज्यादा महंगी होगी, और जब बैटरी खराब होगी तो भी ज्यादा महंगी होगी। जैसे मैं हमेशा हर बच्चे से एक चीज कहूंगा, जीवन में याद रखना, अपने घर में हमेशा सिंगल बैटरी इन्वर्टर रखना, डबल बैटरी इन्वर्टर नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? रीजन बताएं। अगर उसकी बैटरी खराब हुई तो दोनों चेंज होगी, और 2 बैटरी की कीमत कितनी होगी? 24 से 25 हजार। सिंगल बैटरी कितने का? 12,000 रुपए की। तो अगर आप डबल बैटरी इन्वर्टर खराब हुआ, बैटरी गई, तो आप समझ लीजिए दोनों बैटरी नहीं बदली तो आपको बैकअप मिल गई। अब लॉस आ गया ना बंदे का। सिंगल बैटरी में काम चल सकता था, डबल बैटरी में काम चल रहा है, और डबल बैटरी की डबल बैटरी ही बदलनी पड़ेगी। फंस गया।
सेम है, जब कोई बैटरी पैक की रेंज ज़्यादा होती है तो गाड़ी में उसका पैक महंगा आएगा, भाई लगाया भी तो महंगा गया है, कम रेंज वाला सस्ता आएगा। अब तुम 20 की रफ्तार में चलना चाहो और तुम्हारी रेंज हो 40 से 50 किलोमीटर, ठीक, तो जो बैटरी वाली इन्वर्टर वाली बैटरी होती है वो लगा के गाड़ियों में देते हैं, जैसे घूम लो, क्या मतलब है, लिथियम आयन काहे दें, तुम पानी वाली बैटरी लेके चलो, है ना। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इन सबके बारे में। ये अग्नि कौन है, कहाँ से आई, क्या आई, कौन है वो, कौन है, कहाँ से आया, आज हम पढ़ते हैं यहाँ से आया। पहला है अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। SRBM का मतलब क्या है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, कल पढ़ाया था, है ना। रेंज है 700 से 1200 किलोमीटर। स्टेज 1 है, मतलब एक स्टेज है, एक ही स्टेज में धाए धाए कर देती है। 1000 किलोमीटर का पेलोड ले जा सकती है। आज भी चालू स्थिति में, अगर आप चाहें तो कल भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अग्नि 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये 2000 से 3000 किलोमीटर जा सकती है। 2 स्टेज में है, क्यों, हवा में जाएगी, फिर एटमॉस्फेयर से ऊपर चली जाएगी, वहां पे क्रायोजेनिक इंजन खुलेगा, फिर नीचे आएगी, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन के बिना नहीं आएगी, जिसे हम रैमजेट या स्क्रैमजेट बोलते हैं अपने। 2 स्टेज हैं, 1000 किलोमीटर का पेलोड ले जा सकती है। मतलब ये पेलोड का मतलब क्या होता है, वॉरहेड जो छोड़ने हैं वो कहां से जाएंगे, इसी से जाएंगे, ऑपरेशनल। अग्नि 3 इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 3000 से 5000 किलोमीटर जा सकती है। और ये 5000 किलोमीटर भी गई नहीं है, ये 3000 से 3500 किलोमीटर जाती है। 2 इसके भी हैं, 1500 तक का वॉरहेड ले जा सकती है, मतलब ये ज्यादा बम ले जा सकती है, ठीक है, ऑपरेशनल है। इसके बाद आता है अग्नि 4। अग्नि 4 इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 3500 से 4000 इसकी रेंज है। 2 स्टेज में आती है, 1000 ले जाती है रेंज, और ऑपरेशनल है। अग्नि 5, अब अग्नि 5 क्यों अच्छी हो गई, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जा सकती। यही हमारी मिसाइल है जो दुनिया के किसी भी कोने को भेज सकती है। आज हमारे आसपास जितने खतरे हैं उनके लिए अग्नि 5 हमारे लिए बहुत जरूरी। 3 फेज है, हवा से ऊपर जाके एटमॉस्फेयर से वापस टारगेट प्रिसिजन के लिए तीसरा फेज लगा, 1500 का वॉरहेड ले जाएगी और ऑपरेशनल है। इसके बाद अग्नि 6 बना रहे हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, 8000 से 12000 किलोमीटर जाएगी, 300 पर स्टेज होंगी और 10 वॉरहेड ले जाएगी। ये 1-2 ले जा पाती हैं, वो 10 वॉरहेड ले जाएगी, और अभी डेवलप की जा रही है। अभी डेवलप हम पूरी तरीके से कर नहीं पाए क्योंकि हमको खुद नहीं पता कैसे डेवलप होगी, लगे हैं करने में। जैसे होता है ना, सर आप हेलीकॉप्टर ले आओ, चला हम लेंगे, हमने खड़ा कर दिया बाहर, वो खड़ा ही है बाहर, क्यों, सर सीख रहे हैं, यूट्यूब से सीख लेंगे थोड़ा ही। सेम है हमारे देश की जनता, हमारे देश के साइंटिस्ट बढ़िया ढूंढते हैं सामने वाला कैसे उड़ता है, हम कैसे उड़ेंगे, ठीक। तो रिसर्च चल रही है, आने वाले टाइम पे खत्म हो जाएगी। अब MIRV टेक्नोलॉजी आई थी ना लास्ट वाली मिसाइल में, यहाँ पे क्या लिखा था, ध्यान से देखो, MIRV लिखा था। आपने यहां तक तो पढ़ा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक। MIRV टेक्नोलॉजी क्या होती है बताएं मैंने, MIRV टेक्नोलॉजी अग्नि 6 में आने वाली है, क्या होती है। MI टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मतलब जब ये दोबारा एंटर करेगा तो ये मल्टीपल टारगेट भी यूज कर सकता है। बीजिंग को भी मार देगा, संघई को भी मार देगा, हांगकांग को भी मार देगा, टोक्यो को भी मार देगा, ठीक है, बैंकॉक को भी मार देगा। ये जब एटमॉस्फेयर में जाएगा तो हर तरफ डिवाइड हो जाएगा, ना 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 ना, जैसे देखा नहीं था अर्जुन एक तीर चलाते थे, हवा में जाके वो 4 भागों में बढ़ जाता था, फिर वो 5 हो जाता था। पुरानी रामायण महाभारत देखी है, एक तीर चला ऐसा बढ़ते रहते थे ना, ऐसे तो म्यूजिक चलती थी वहां पे, तो वो बढ़ गए 12-13 बन गए, फिर अगला फिर आगे बढ़ गए। तो ये म्यूजिक जो थी ये यहाँ पे आएगी, मतलब वो कई टारगेट्स को मार सकती है, ठीक। वही अर्जुन वाले तीर जो कई रखों में बट जाए। अब समझिए की फीचर्स क्या है, मल्टीपल वॉरहेड, एक मिसाइल 3 से 12 वॉरहेड ले जा सकती है। सोचिए 12 टारगेट प्रिसाइज है, इंडिपेंडेंट टारगेटिंग, ईच वॉरहेड इज गाइडेड टू सेपरेट टारगेट, हर एक मिसाइल को अलग अलग टारगेट पे छोड़ा जा सकता है। पोस्ट बूट व्हीकल है ना, आफ्टर लॉन्च द मिसाइल है ना, बस मैन्योर्स एंड रिलीज वॉरहेड सिक्वेंशली। अब इसके बाद क्या होता है, लॉन्च हो जाता है तो ये धीरे धीरे अपने आप मिसाइल्स को छोड़ता रहता है। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, एनिमी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंडियन एमआरवी टेक्नोलॉजी मिशन दिव्य अस्त्र 2024 में इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया MIRV कैपेबिलिटीज अग्नि 5 मिसाइल के साथ। पहला प्रश्न आपसे जो पूछा जाएगा क्या